दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो वीडियो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को दे रहा था, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। ये पहले सेमेस्टर का है। अभी हम पहले सेमेस्टर पे ही चल रहे हैं, जिसका ये पहला भाग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली का सर्किट, सर्किट के भाग पर बात करेंगे। सर्किट के भाग क्या क्या होते हैं? बिजली का स्रोत, चालक, नियंत्रण उपकरण, सुरक्षा साधन, पूर्ण लोड। इन टॉपिकों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद सर्किट के प्रकार पर बात करेंगे। श्रृंखलाबद्ध सर्किट, समांतरबद्ध सर्किट, श्रृंखला व समांतरबद्ध सर्किट, जालीदार सर्किट, आदर्श सर्किट, शॉर्ट सर्किट और खुला सर्किट। तो इन टॉपिकों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए बिजली का सर्किट। बिजली का सर्किट जो होता है, करंट का वह रास्ता है जिसके द्वारा करंट बहता है तथा अपना चक्कर पूरा करता है। अगर हम इसको आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बल्ब है और ये हमने एक बैटरी जोड़ दी और ये यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये देखिए कि यहाँ से ये स्विच जब हम ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से निकलती हुई इस बल्ब के माध्यम से होती हुई और यहाँ पर वापस आ जाएगी। तो जब तक ये सप्लाई जो यह इधर से निकली वो जब तक पूरी की पूरी यहाँ पर नहीं वापस आएगी तब तक सर्किट पूरी नहीं होगी। बस वही चीज़ ये बोल रहा है कि बिजली का वह सर्किट जो करंट का वह रास्ता है जिसके द्वारा करंट बहता है, मतलब इसी रास्ते पे करंट बहता है तथा अपना चक्कर पूरा करता है। तो ये चक्कर अपना पूरा कर लेगा। इसके बाद अब आइए बात करते हैं सर्किट के भाग पर। तो सर्किट के भाग क्या क्या होते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिजली का स्रोत। तो बिजली, देखिए सर्किट जो होती है वो इन भागों को मिल करके सर्किट बनती है, ठीक है। तो उन्हीं भागों में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बिजली का स्रोत। अब बिजली का स्रोत जो होता है, बिजली के स्रोत में जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, टरबाइन है। ये सब चीज़ें जनरेटर के से हम बिजली पैदा करते हैं, ट्रांसफार्मर से, टरबाइन से हम बिजली पैदा करते हैं। तो यह क्या करता है, यही जो बिजली का जो स्रोत होता है, यह किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या विद्युत वाहक बल जो होता है उसको प्रवाहित करने में एक बल उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। तो बिजली का स्रोत जो है वह सर्किट में ईएमएफ चलाने के लिए, ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली के स्रोत के कारण ही किसी सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद अगला आता है चालक। चालक क्या होता है कि यह किसी न किसी पदार्थ का ही बनता है। यह मान लीजिए तांबा है, ठीक है, लोहा आदि पदार्थों का बनता है, एल्युमिनियम हुआ, इन चीज़ों का ये जो चालक होता है वो हमारा बनता है। और इन्हीं पदार्थों से हमारा केबल बन जाती है और उसी केबल में हम विद्युत धारा को बहने के लिए एक मार्ग बना देते हैं। क्योंकि विद्युत धारा जो होती है वो बिना किसी माध्यम के फ्लो नहीं हो सकती, उसके लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और वह माध्यम हमारा चालक होता है। अब यह जो चालक होता है यह एल्युमिनियम का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, वो हमें जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार यह चालक हम उपयोग में लाएंगे। इसके बाद अगला आता है नियंत्रण उपकरण। तो देखिए, सबसे पहले बिजली का स्रोत तो हमने ले लिया, चालक हमने ले लिया। अब अगर हम नियंत्रण उपकरण नहीं लगाएंगे, नियंत्रण उपकरण में जैसे कि
हमारा स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है, इसमें जैसे कि स्विच, फ्यूज, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जब हमें ज़रूरत नहीं होगी विद्युत धारा से, मान लीजिए बल्ब हमें जलाना है, ये मान लीजिए बल्ब हमें जलाना है, इसको हमें जलाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस नियंत्रण उपकरण के माध्यम से हम विद्युत धारा के प्रवाह को हम रोक देंगे, ठीक है। तो ये नियंत्रण उपकरण हो गया। नियंत्रण उपकरण से ही हम किसी दुर्घटना की कंडीशन में भी हम विद्युत धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा साधन। सुरक्षा साधन में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सुरक्षा, किसी सर्किट की सुरक्षा से, सुरक्षा हम कैसे करेंगे, सीधी बात है, हम फ्यूज से करेंगे। फ्यूज के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो अभी समझ लीजिए कि फ्यूज जो होता है वो किसी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। कि जैसे मान लीजिए किसी भी सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, अगर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होती है, ओवर करंट फ्लो होता है, या किसी भी कंडीशन में अनबैलेंसिंग होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये फ्यूज होता है यह तुरंत अपने आप ये ब्रेक कर देता है सर्किट को, क्योंकि पूरी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा यही होता है कि मान लीजिए किसी सर्किट में मान लीजिए 6 स्क्वायर mm का केबल उपयोग किया गया है, तो निश्चित बात है जो तार होगा इसमें, जो फ्यूज इस सर्किट में जो लगा हुआ होगा वो बहुत ही कम 2 या 3 तारों का, मतलब उसको आप जब आप कैलकुलेट, ये तो आप जैसे नॉर्मल फ्यूज बांधोगे, तो जैसे कि किटकैट फ्यूज़ है आपको बांधना है तो वहाँ पर तो आप ऐसे ही बांधोगे, लेकिन अगर आप फ्यूज़ एक्चुअल रेटिंग का HRC फ्यूज वगैरह यूज़ करते हो तो वो 6 एम्पियर का ही, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 एम्पियर तक का आप यूज़ करते हो। तो क्या होता है कि ये 10 एम्पियर जो होता है ये अब ये केबल जो है हमारी, मान लीजिए कि एक स्क्वायर mm अगर कापर की केबल है तो वो 5 एम्पियर का लगभग करंट फ्लो करा सकती है अपने अंदर से। अब 6 स्क्वायर mm है तो 6 पंचे 30 एम्पियर तक का करंट ये अपने अंदर से प्रवाहित कर लेगी। तो अगर हमारा 6 स्क्वायर mm का केबल है और हमारी ज़रूरत, हमें मान लीजिए ज़रूरत है 10 एम्पियर की, कि 10 एम्पियर से ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम जो फ्यूज लगाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 एम्पियर 13 एम्पियर तक का ही फ्यूज हम लगाएंगे। जिससे क्या होगा कि 13 एम्पियर से ऊपर करंट अगर, क्योंकि स्मूथ करंट जो है हमारा 10 एम्पियर है और इससे ऊपर जब फ्लो होगा तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ये सुरक्षा साधन के अंतर्गत आता है हमारा फ्यूज। MCB भी आएगा, ठीक है, ACB भी आएगा। ये सारी चीज़ें जो सर्किट को ब्रेक कर दें, जो अर्थ फॉल्ट पर ट्रिप हो जाएं, वो सुरक्षा साधन के अंतर्गत आते हैं। इसी में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे हमारी अर्थिंग है, वो भी सुरक्षा साधन के ही अंतर्गत आती है। उस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि सुरक्षा साधन के अंतर्गत फ्यूज है, MCB है, अर्थिंग है, ये चीज़ें सुरक्षा साधन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद पूर्ण लोड। अब पूर्ण लोड क्या होता है कि बिजली सप्लाई के स्रोत, अब इसमें क्या होता है कि बिजली सप्लाई का जो स्रोत होता है उसमें वोल्टेज एवं करंट कैपेसिटी के अनुसार बनाए जाते हैं, ठीक है, कि कितना हमें वोल्टेज की ज़रूरत है और कितना ही करंट हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो लोड को पूर्ण या सही लोड, उसी लोड को कहेंगे, उसी सर्किट को कहेंगे कि जिसमें वोल्टेज के अनुसार ही करंट की कैपेसिटी जिसमें निर्धारित की गई हो, कि मतलब हर चीज़ का निर्धारण हो कि इतना वोल्टेज इसके लिए ज़रूरत है और इतना ही इसके लिए करंट की ज़रूरत है, तो वही एक पूर्ण लोड सर्किट होगी। या बिजली ऊर्जा की खपत करके आवश्यक कार्य करता है। इसके उदाहरण के लिए जैसे कि मान लीजिए हमारा ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट क्या है, यह एक पूर्ण लोड है कि मान लीजिए 40 वाट का है, तो सीधी बात है कि 40 वाट में हमें ये पता चल गया कि मान लीजिए 2 एम्पियर, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 एम्पियर मान लीजिए फ्लो होगा और 40 वाट का है, तो ये एक पूर्ण लोड है। हमें पता है कि 40 वाट का ये इसका जो लोड है, रेजिस्टेंस है, वो 40 वाट के बराबर है और इसमें करंट 2 एम्पियर का फ्लो होगा, तो ये पूर्ण लोड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला है सर्किट के प्रकार। सबसे पहले आता है श्रृंखलाबद्ध सर्किट। श्रृंखलाबद्ध सर्किट क्या होता है कि जब किन्हीं 2 रेजिस्टेंसों को, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, किन्हीं मतलब 2 से अधिक
या एक से अधिक जो भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम इस तरह लगाएं कि उसमें विद्युत धारा का मार्ग एक ही हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मार्ग से विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, तो उसे हम श्रृंखलाबद्ध सर्किट कहेंगे। इसमें क्या है कि जो करंट का मार्ग होता है वो एक ही होता है, वोल्टेज का मार्ग एक ही होता है, ठीक है। और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो सीधे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह होगा, ठीक है। मान लीजिए इसका 2 एम्पियर 2 ओम है, इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम है, तो 2 4 6 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो श्रृंखलाबद्ध सर्किट यह होती है। उसके बाद ये समझ लीजिए कि इसमें करंट और वोल्टेज का मार्ग एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद समांतरबद्ध सर्किट, इसमें क्या होता है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक जो भी हमारे प्रतिरोध होंगे उनको इस प्रकार हम जोड़ेंगे कि हर प्रतिरोध में अलग अलग रास्ते से बराबर वोल्टेज का प्रवाह हो। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा, अब मान लीजिए यहाँ पर हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, इसमें क्या होगा कि जो भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो पहले इस रेजिस्टेंस में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, और तब यहाँ तब मतलब एक दूसरे से होकर के ही गुजरेगा, तभी वो इस रेजिस्टेंस, मान लीजिए तो इस वाले रेजिस्टेंस पर किसी विद्युत धारा को पहुँचना है तो इन दोनों को पार करके ही यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा ये आ रही है और यहाँ से इन तीनों ब्रांचों में बराबर मात्रा में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तीनों जो ब्रांचें हैं उसमें सेम विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक लोड प्रतिरोध को इस प्रकार सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध को पूरी सप्लाई वोल्टेज प्राप्त होती है, तो ऐसे सर्किट को हम समांतर सर्किट कहते हैं। इसमें कई रास्ते होते हैं वोल्टेज या करंट के प्रवाह के, ठीक है। तो ये समांतरबद्ध सर्किट हो गई। इसके बाद हमारा अगला आता है श्रृंखला व समांतरबद्ध सर्किट। जब प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सर्किट में किसी भाग में करंट का एक ही रास्ता हो तथा किसी भाग में करंट के 2 रास्ते हों, तो उसे हम श्रृंखला तथा समांतरबद्ध सर्किट कहेंगे। इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यही हमारा रेजिस्टेंस है, तो देखिए सबसे पहले ये है, ये, इसके बाद ये हो गया। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये श्रृंखला हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये पैरेलल सर्किट हो गई, समांतर सर्किट हो गई। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि इसमें ये सर्किट ऐसी है कि इसमें श्रृंखला भी सर्किट है और समांतर सर्किट है। इसमें यहाँ तक तो करंट और वोल्टेज का मार्ग एक ही है, लेकिन यहाँ से दोनों बट जाएंगे, ठीक है। तो ये श्रृंखला और समांतरबद्ध सर्किट हो गई। इसके बाद जालीदार सर्किट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंसों को एक विशेष विधि से जोड़ा जाता है, तो उसे हम जालीदार सर्किट कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में अगर रखें तो ऐसे ऐसे ये दोस्तों जालीदार सर्किट हो गई। इसमें क्या है, श्रृंखला भी है, समांतर भी है और ये बीच में भी एक है, तो इसको हम, ये एक विशेष प्रकार से ये जोड़ी गई सर्किट है, इसलिए ये जालीदार सर्किट हमारी हो गई। इसके बाद अगला आता है आदर्श सर्किट। आदर्श सर्किट क्या होता है कि पूर्ण या आदर्श सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जिसमें लोड बिजली के स्रोत की क्षमता के अनुसार हो, मतलब लोड उतना ही हो कि मान लीजिए आदर्श सर्किट में जो आएगा कि मान लीजिए 2 किलोवाट का लोड हो, ठीक है, और 2 किलोवाट का ही हमारा बिजली का स्रोत हो,
उसे हम आदर्श सर्किट कहेंगे। ऐसा नहीं कि लोड हमारा 2 किलोवाट का हो और हमारा जो बिजली का स्रोत हो वो 1 किलोवाट का हो, तो वो आदर्श सर्किट नहीं हुआ। मतलब लोड और जो हमारा बिजली का स्रोत है वो दोनों सेम हो, तो वो आदर्श सर्किट के अंतर्गत आता है, क्योंकि उससे ना ओवरलोडिंग होगी और ना किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आएगी उस सर्किट के अंदर। अगला पॉइंट है दोस्तों शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट या लघुपथ, इसी को हम बोलते हैं लघुपथ। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बल्ब है, ठीक है, इसको हमने मान लीजिए यहाँ पर हमने 220 वोल्ट दे दिया, ठीक है, ये हमारा स्विच हो गया और ये हमारी एक सर्किट हो गई। अब इधर से मान लीजिए फेस आ रहा है, अब ये फेस है और ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये हमारा फेस है, सॉरी ये हमारा न्यूट्रल है और ये स्विच में जा रहा है, ये फेस है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारणवश, अब ये पहले ये देखिए कि यहाँ से आपने स्विच ऑन किया, यहाँ से होते हुए यहाँ पर न्यूट्रल तक आ गया और सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश दोस्तों ये तार, ये जो तार है, ये तार यहाँ से टूट करके यहाँ पे टच हो जाता है, तो क्या होगा, यह शॉर्ट सर्किट होगा। और करंट हमेशा कम से कम रास्ता तय करती है, कम से कम दूरी तय करती है, तो यहाँ से वो सीधे इस जगह पे आ जाएगी और फेस और न्यूट्रल सीधे सीधे शॉर्ट हो जाएंगे और ये सर्किट पूरी जल जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट जो है फेस और न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल और फेस टू अर्थ, अगर ये दोनों छू गए तो वो से शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। इसके बाद अगला आता है हमारा खुला सर्किट, या इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बस सेम यही चीज़, एग्जांपल हम इसी को देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा ये हमारा दोस्तों, ठीक है, ये 220 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए न्यूट्रल है, ये फेस है हमारा। अब यहाँ से ये सब स्विच हमने ऑन किया और यहाँ से होते हुए सीधे सर्किट पूरी हो गई यहाँ तक। मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पर ये तार टूट गया, ठीक है, अब क्या होगा, ये फेस तो जाएगा लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ से आगे जब ये जाएगा नहीं तो ये बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल तो यहाँ से आ रहा है लेकिन फेस यहाँ पर पहुँचेगा ही नहीं। तो इससे हम बोलेंगे ओपन सर्किट, कि जब सर्किट पूरा ही ना हो, बीच में ही तार टूटा हुआ हो, तो उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट। तो ये हो गया दोस्तों ओपन सर्किट का एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये रहा जो ये मैंने जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के लिए बताए थे, वो रहे सारे पॉइंट्स। तो अगले वीडियो में इसके आगे के ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ के विषय में हम बात करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बिंदु हैं, काफ़ी डिटेल से समझेंगे। तो अगले वीडियो तक चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।